हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग, ये मेरी तीसरी क्लास है और रमन सर और हमारी लेके आपकी 15,000 MCQ सीरीज़ का, जो ये 15,000 MCQ सीरीज़ है जिसमें हम लोग जो बुक देख रहे हैं, मैं एक बार आपको स्क्रीन पे आपकी बुक दिखा भी देता हूँ। ये वो बुक है, ठीक है, पूर्वावलोकन की ये बुक है, घटना चक्र की, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इस बुक की सबसे बड़ी विशेषता मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, एक दो क्लासेस में और बता दूंगा ताकि आप लोग खुद से इसका जुड़ाव समझ सको। इस बुक में सबसे अच्छी बात क्या है कि सभी विषयों की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सभी विषयों की क्या 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 है कि पिछले 30 साल के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। केवल यूपी पीसीएस प्री के नहीं, यूपी पीसीएस 2017 तक दिखेंगे, मेंस भी ऑब्जेक्टिव होता था, उसके भी क्वेश्चन जोड़े गए हैं, आरओ जोड़े गए हैं। इस जीएससी लेक्चरर के जो क्वेश्चन थे, जब तक लोअर पीसीएस के पेपर आयोग कराती थी वो पेपर्स, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस को इनमें इंक्लूड किया गया है। अभी आप इसकी नई वाली किताब लेंगे तो जो 2023 का अभी प्री कैंसिल किया गया है यूपीआरओ का, उस पेपर को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो जिनके पास नहीं होगी वो नई बुक जरूर खरीद लेंगे, बहुत ही बेहतरीन बुक है। इस किताब के बारे में आपको बता दूं, अराउंड 150 क्लास लगेगा हम लोग को कंप्लीट कराने में, और 100 से 150 क्लास तो लगेगा, क्योंकि बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराना तो इतना लग जाएगा। अब देखो, आपको बताऊं कि जैसे मान लो कि इसकी हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर ली यहाँ से पढ़ के, अगर आप पूर्वावलोकन की सीरीज उठाओगे ना, 5 मिनट में कम से कम 10 पन्ने पढ़ोगे, इतनी आपकी स्पीड बन जाएगी, क्योंकि 90% कंटेंट आपने पढ़ लिया है। 10% फैक्ट केवल अदर स्टेट के देखने हैं, उनमें से भी आपको बताना चाहिए कि अगर मान लो कि 20 क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा हुआ है 10 पन्ने में, 5 पन्ने में, जितने भी पन्ने में, उसमें भी जो 20 क्वेश्चन है ना, उनमें भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ रहे होंगे इन क्वेश्चंस के दम पे। और ये बुक इतनी बेहतरीन है, मेरा व्यक्तिगत इस बात का मानना है कि 50 to 60 क्वेश्चंस तो यहीं से आने वाले हैं। तो बिल्कुल मानसिक तौर पे तैयार हो, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसको हम लोग तैयार करेंगे, करेंट अफेयर हम लोग तैयार करेंगे, करेंट अफेयर के MCQs करवाऊंगा, वो हम लोग कर लेंगे, और बहुत सारी चीज़ें, अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कराने वाले हैं, क्विज वगैरह सब कराने वाले हैं। तो ले दे के प्रीलिम्स की तैयारी आपकी कंप्लीट करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छा, ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम पे जाना है और ये टाइप करना है पीसीएस अभ्यास। तो पीसीएस अभ्यास जाओगे तो इस साइन के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल आएगा, जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2400 सब्सक्राइबर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मौजूद हैं। आप इससे जुड़ जाओ, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्लान पे काम कर रहे हैं, आपके लिए मददगार होगा। सबसे बड़ी बात है, हमारी जितने भी प्लान हैं वो स्टेट पीसीएस, खासतौर पे यूपी पीसीएस और आरओ को टारगेट करते हैं। केवल इसी 2 एग्जाम को भी हम लोग एक साल टारगेट करते हुए काम करेंगे, अदर एग्जाम पे भी कहीं दिमाग नहीं लगाएंगे, केवल और केवल। वैसे हम लोग काम ही केवल पीसीएस पे करेंगे, और अभी 1 साल केवल और केवल यूपी पीसीएस और आरओ पे, इसके अलावा कहीं काम नहीं करेंगे। एक जगह पूरी ताकत लगाएंगे ताकि जो रिजल्ट है वो आप लोग का कन्वर्ट करा सके। दूसरी, ये यूट्यूब चैनल है हमारा, ठीक है, अभी 4था दिन आज हमारा है यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किए। 5000 प्लस हमारे पास सब्सक्राइबर है। जिस समय हम लोग आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, उस वक्त 5200 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हमारे पास मौजूद हैं। शायद जब तक आपके पास क्लास जाए 6000 प्लस हो जाए, तो 7000 प्लस हो जाए तो और भी बेटर की बात है। जितनी भी हो जाए तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि देखो 10K वगैरह की करीब में व्यू जा रहा है और अभी थोड़ा सा सब्सक्राइबर उस हिसाब से कम है, ठीक है। तो प्लीज़ जो लोग वीडियोज़ देख रहे हैं अच्छी लग रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, कल तक हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, तो पेज नंबर 11 हम लोग कर रहे थे, 11 पेज। कल हमने 60 वोट के करीब में क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 26 नंबर क्वेश्चन हड़प्पन साइट्स का देख लिया था। तो हड़प्पन साइट्स में बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। जो इसके पहले लास्ट क्वेश्चन था वो था भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन साइट कौन सा है। तो कल का कुछ क्वेश्चन पूछ लो आप लोग से। आप बताओ, गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ पाया जाता है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1। R37 नामक जो समाधान है उसका संबंध कहाँ से है? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। धौलावीरा का खोज किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। भीमबेटका की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश की पूर्वी जो हड़प्पन सभ्यता है, हड़प्पन की पूर्वी सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग दे दीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम लोग आज के क्वेश्चन देखेंगे। आज का क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता सप्त सिंधु क्षेत्र जो देखेंगे उसका तो खैर संबंध वैदिक पीरियड से है। यहाँ पे लिखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लोकेशंस रहे वो किस किस नदियों के तट पे पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब एक ही नदी के तट पे पाए जाते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चंस बन के आते हैं। अभी देखते हैं 2009 में यूपीपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था। 2019 में 9 में क्वेश्चन है कि सिंध घाटी सभ्यता
निम्न नदियों के तट पर बसी है। देखो, आप जब वैदिक, मैं कुछ चीज़ों को सोचने पे आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा सोचना है। आपको गंगा का नाम, गंगा रिवर का नाम सुनने को मिलता है वैदिक पीरियड में, और ऋग्वेद में भी आप बता सकते हो गंगा का उच्चारण कितनी बार है। यमुना का उच्चारण गंगा से ज़्यादा बार है, तो गंगा का उच्चारण कितनी बार है ये बताता है वैदिक पीरियड तक गंगा नदी की पहुंच कितनी थी। ठीक है, यानी लोगों का बसावट गंगा के पास होना स्टार्ट हो गया था, गंगा रिवर के पास, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। अभी हम लोग वैदिक पीरियड आगे पढ़ेंगे भी, तो ये चीज़ें वहाँ भी क्लियर हो जाएंगी। यानी सीधी सी बात है, इसका संबंध नहीं है, गंगा रिवर का संबंध नहीं है। सिंधु और सरस्वती का संबंध जो है, जो रिवर बेल्ट है, उसका संबंध आपका आता है कहाँ से? सिंध घाटी सभ्यता से, सिंध घाटी सभ्यता से, हड़प्पन सभ्यता से। तो यानी गंगा का तो संबंध नहीं है। गंगा पॉइंट नंबर कहाँ पे है? 4 में है। पॉइंट नंबर 4 में है, तो ये काट दो, कट गया, और ये काट दो, कट गया। भाई उपयुक्त 4 में भी तो 4 है, 2 ऑप्शंस कट गए। यानी अब आपके 1 2 यहाँ पे भी हैं, 1 2 यहाँ पे भी हैं। ठीक है, तो 1 और 2 भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी 3 सही है या नहीं सही है, आंसर मिल गया। केवल 3 फोकस करना है। अब बात आती है झेलम। थोड़ा झेलम नदी सोचो कि क्या गंगा यमुना की दोआब वाले बेल्ट में कहीं झेलम पड़ती है? ठीक है, आपका आंसर आएगा नहीं, ये भी उधर ही पड़ती है। तो सीधी सी बात है, झेलम आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की स्थलों में, मतलब उसके नजदीक शामिल है, ये रिवर भी शामिल है। तो आंसर इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3। तो आपने देखा, बहुत सिंपल से हमको जाना था कि गंगा का चर्चा कहाँ मिलता है, वहीं से आंसर मिल गया इसका। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा है? इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देख चुका है। यहाँ पे स्थल और उनसे संबंधित पर्सन, चाहे उत्खननकर्ता, खोजकर्ता का नाम लिखा गया है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आपको बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो कभी भी नहीं वाले क्वेश्चन आए, उनको आपको ऐसे ब्लॉक कर लेना होता है। ठीक है, मतलब हमको गलती पहचाननी है। हड़प्पा सभ्यता हमको पता है दयाराम साहनी है, इसके पहले हम लोगों ने किया है, तो ये दिक्कत नहीं करेंगे। लोथल से हमको पता है गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, नाव का साक्ष्य यहीं पे मिला हुआ है। गोदीवाड़ा साक्ष्य होने का मतलब क्या है कि भाई ये क्या था? एक पोर्ट सिटी था। पोर्ट सिटी होने का मतलब क्या है? गोदीवाड़ा का मतलब क्या हो गया? पोर्ट सिटी थी। अब देखो, इसका मतलब ये लगता है कि लोथल की खोज किसने की? तो ये सही है, मतलब SR राव जी के द्वारा लोथल की खोज की गई थी, ये सही बात है। एक तो फैक्ट लोथल के बारे में आपको और याद होना चाहिए कि भाई इसकी खोज किसने की? SR राव जी ने की। यहीं से, चूंकि ये क्या है, ये एक गोदीवाड़ा यानी एक पोर्ट सिटी था, एक बंदरगाह से था। तो यहाँ पे पोर्ट मतलब में क्या होता है? नॉर्मली ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पैमाना मेजरमेंट जो है ना, पैमाने, यहाँ पे हाथी दांत का पैमाना पाया गया है। ठीक, तो पेपर में क्वेश्चन करके ये बन के जाता है कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ पाया गया है, तो वो भी आपको लोथल से पाया गया। ये कुछ सोचने वाली बात है बस। अच्छा, नाव के चित्र लोथल के अलावा एक जगह से और मिले हैं, मैं शायद कल की क्लास में बताया हूँगा, बता दोगे आप लोग तो वो बेटर रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं सूरकोटदा। ठीक है, सूरकोटदा JP जोशी से संबंध है, ये भी सही, याद करा देंगे। देखो, अब मान लो प्री की तैयारी कर रहे हो, तो क्या होता है भाई, न दाएं देखना है न बाएं देखना है, एक सुर में। ठीक है, पूरे जोश के साथ आप लगे रहते हैं अपनी प्रीलिम्स की तैयारी में। ठीक है, पूरी जोश के साथ क्या रहते हैं? प्रीलिम्स की तैयारी में हम लोग लगे रहते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स है, जैसे मैंने आपको भीमबेटका याद कराया, ठीक है, धौलावीरा याद कराया था। ठीक है, अभी सूरकोटदा देख लिए। अब देखो धौलावीरा, यहाँ पे धौलावीरा का लिखा है BK थापड़। धौलावीरा का संबंध किससे? VK थापड़ से। धौलावीरा का BK थापड़ से संबंध गलत है। देखो, वीर क्या होते हैं? वीर कौन होता है? जो थोड़ा सा विशिष्ट होता है, अलग होता है, मतलब लक्ष्य तक सभी एक टारगेटेड लक्ष्य सबका है। अंतर क्या है कि वो थोड़ा सा अलग काम करते हैं। ठीक है, तो वीर का संबंध किससे था? वीर क्या होते हैं? थोड़ा विशिष्ट काम करते हैं, अलग काम करते हैं। ठीक, तो इनका संबंध क्या है? धौलावीरा की है RS बिस्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? RS बिस्ट, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, RS बिस्ट जी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। इसका आंसर 4 ऑप्शंस लिखे हैं, A कनिंघम, मार्टिमर व्हीलर, सर जॉन मॉर्सल, जॉर्ज F ठीक है डेल्स। ये 4 ऑप्शंस आपके पास कि हड़प्पा का उत्खनन। अब देखो, हड़प्पा का उत्खनन भाई 1921 के अराउंड दयाराम साहनी जी ने स्टार्ट किया। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार साक्ष्य इसी के करीब में मिले। साक्ष्य इसके पहले 1800 के अराउंड मिल गए थे। 1800 मतलब शुरुआती 1800 नहीं, मतलब 1880 के अराउंड मिल गए थे साक्ष्य। उस वक्त किसको मिले थे? तो A कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, जहां तक मैं समझ, हाँ यहाँ पे देखिए लिखा भी है, अलेक्जेंडर कनिंघम लिखा हुआ है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को पहली बार यहाँ से कुछ टीले प्राप्त हुए थे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस वो नहीं समझ पाए। ठीक है,
जब रेलवे लग रही थी तो इनको मिले थे, पहले इनको मिले थे, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि भाई ये एक्चुअली है क्या, क्या इसका कुछ सोर्स है, एंशिएंट से, कभी समझ ही नहीं पाए। तो भैया ये एक बंदे थे, भाग्य इन्हीं के हाथ में लगी थी, ठीक है। अक्सर आपके हाथ में भाग्य लग जाती है, लेकिन फिर वही बात है, आप इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाए और छोड़ दिए, ठीक है। तो ए कनिंघम इसके राइट आंसर है, ये दिमाग में रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कह रहा कि भाई हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता आपको बताऊं, जब आप नगर नियोजन पढ़ते हो तो नॉर्मली हड़प्पा सभ्यता, सभी हड़प्पन साइट्स में हर घर में कुएं पाए गए। यही तो विशेषता है। जल जो नियोजन की प्रक्रिया है ना, चाहे वो बहुत ही विशिष्ट थे। हर घर में कुएं पाए थे, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतरीन था। तो अब यहाँ पे 4 हड़प्पन साइट्स का नाम लिखा गया है कि भैया कि किस स्थल के सभी घरों में कुएं कौन से मिले हैं। हिस्टोरियंस कहते हैं कि पूरे हड़प्पन साइट्स के ही घरों से कुएं मिले हुए हैं। तो इसका तो मतलब एक आंसर टिक कर पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। एक आंसर टिक करना आपके लिए नहीं है, सबके लिए मुश्किल है। तो इसी के लिए ये विवादित बन गया था, बाद में आयोग के द्वारा इसको हटा दिया गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दिमाग रखना कि सभी घरों से मिले हुए हैं, ये हम लोग मेंस में लिखते भी हैं। मोहनजोदाड़ो किस रिवर के किनारे है? ये सिंध रिवर के किनारे है। ये किस रिवर के किनारे है? रावी नदी के किनारे है, ठीक है। कालीबंगा और लोथल किस रिवर के किनारे हैं? आपको बताना है किस नदी के किनारे हैं, क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है, ओके। ये दो आपको बताना है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ये इजी था, याद आते हैं। हाथी दांत के पैमाने वाला, ठीक है, हाथी दांत के पैमाने वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पन साइट से मिलेगा? तो जहां पे ट्रेडिंग के लिए फेमस होगा, तो वो ट्रेडिंग के लिए फेमस एरिया कौन था? वो पोर्ट एरिया कौन था? तो पोर्ट एरिया था लोथल। लोथल कहां पे स्थित है? गुजरात। कालीबंगा और धौलावीरा कहां पे स्थित है? आंसर बता देना, कल बताए थे, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नाव के चित्र, अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला हूं कि भाई कहां से नाव के चित्र मिले हैं, आप लोग बता दो। एक तो मैंने क्लियर आपको बता दिया भाई कि एक कौन है, एक तो लोथल है, ठीक है। इनिशियली बताया भाई, इसमें कहीं लोथल नहीं है, इसमें कहीं लोथल नहीं है, इसमें कहीं लोथल नहीं है, क्योंकि नाव का चित्र भाई पोर्ट एरिया, बंदरगाह सर है ना, तो नाव ज्यादा कहां लगेगा? पोर्ट एरिया में लगेगा। तो इंसान जो देखता है वही चित्र बनाता है। तो भाई नाव का चित्र ये तो क्लियर था, लोथल में बनेगा, क्लियर बात थी। तो मोहनजोदाड़ो और लोथल, ये दो आंसर्स हैं इसके। मतलब आपको केवल कुछ नहीं सोचना था, आपको लोथल सोच लेना था और इसलिए आपको आंसर मिला था, बहुत आसानी से आंसर मिला था, ठीक है। आप समझ रहे हो कि अब तक मैंने 2-3 क्वेश्चंस ऐसे बताए जिसमें केवल सोचना था थोड़ा सा, अगर सही फैक्ट नहीं भी बताए तो भी आप उस आंसर तक पहुंच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन कारक का क्वेश्चन मुझे सबसे फेवरेट लगता है, मतलब मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन कथन कारक का है, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। अब यहां पे क्या कह रहा है, एक हड़प्पन साइट का नाम लिखा है जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। कह रहा है मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा, ये 2 साइट्स हैं, अब विलुप्त हो गए, अब दिख नहीं रहे। विलुप्तिकरण के कारण बताए जाते हैं, मेंस में आते भी हैं। कई एक्सपर्ट ने कुछ जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूख जाना, बहुत सारे ऐसे विदेशी आक्रमण, क्योंकि कुछ जगह, एक जगह से कुछ कत्लेआम के साक्ष्य मिले हैं, तो माना जाता है भाई विदेशी आक्रमण हुआ होगा। खैर कोई बात नहीं है, वो हम लोग नहीं जाएंगे। तो कह रहा है कि पहली बात है कि अब विलुप्त हो गए, तो किसी को क्या हड़प्पन साइट्स आज दिखती हैं? भाई हम पा गए हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता तो अब नहीं है। तो इसका आंसर हो गया गलत। ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। अब क्या करा है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो बिल्कुल सही बात है भाई। राखलदास बनर्जी जी को, दयाराम साहनी जी को मिले और स्टार्ट हो गई खुदाई, तो खुदाई में ये स्थल सामने आए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये क्या है? बिल्कुल सही बात है। तो भाई स्टेटमेंट तो दोनों का दोनों सही है, दोनों का दोनों सही है कि भैया ये तो हमको विलुप्त हो गए हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्या सही व्याख्या करता है? तो कह रहा है ये शहर विलुप्त हो गए थे क्योंकि खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये सटीक बैठ रहा है व्याख्या? नहीं बैठ रहा, आपको भी पता कि ये कारण नहीं है। तो कथन कारण का स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर बात? बी गलत। कभी भी कथन और कारण में से कोई, अब जैसे माने हमने कथन पढ़ा, आपको लगा भाई विलुप्त नहीं, अभी तो मौजूद है, तो कथन गलत हो गया, अगर ऐसा होता तो, ठीक है। तो जैसे आपको लगा कथन गलत है, तो कथन गलत एक ही ऑप्शन में होगा। अब ढूंढ जाओ कहाँ कथन गलत लिखा है, कारण गलत केवल एक ही ऑप्शन होगा, ढूंढ जाओ कहाँ कारण गलत लिखा है। तो कथन कारण में अगर कोई स्टेटमेंट गलत अपने पहचाने ना, तो इजी आंसर पहुंचना, फिर तो मतलब 10 सेकंड में आंसर मिल गया आपको, ठीक। ये पूरा यहाँ पे बताया कि भाई कि किस नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो स्थित है, ये सारी बातें, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया है जो आपको नहीं बता दिया गया है, मतलब इसके पहले मैंने आपको नहीं बताया, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो दोस्त पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो उनसे 2 रिक्वेस्ट रहेगी। पहली तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दूसरी जो बात रहेगी वो ये रहेगी, इसके पहले भैया 2 क्लासेस रिकॉर्ड कर ली गई हैं,
उनको जरूर देख लेना, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस है, तो एक बार उनको जरूर देखना। शाम के 4 बजे पीवाईक्यू चर्चा चल रही है, वो जरूर देख लेना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन सेशन है। शाम के रात के 9 बजे मेंस के जीएस 5वें और 6वें पेपर पे डेली एक क्लासेस चल रही है, एक दिन 5वें पेपर का, एक दिन 6वें पेपर का, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक्स कोशिश करेंगे उसके थ्रू कंप्लीट करने की, तो वो जरूर देख लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से हम लोग आते हैं 34वें नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं। मैंने अभी देखेंगे यूनेस्को साइट्स में शामिल किया गया है धौलावीरा को, ठीक है। यूनेस्को साइट्स में धौलावीरा को शामिल किया गया है, और धौलावीरा ध्यान देना है, धौलावीरा के बारे में दिमाग रखना है। कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात के कच्छ रण में, गुजरात के कच्छ के रण में ये स्थित है। ये इकलौता ऐसा शहर है जो हड़प्पन सभ्यता का जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। धौलावीरा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। यहाँ पे इसकी दो सबसे बड़ी विशेषता थी, 3 पार्ट में डिवाइड होना। दूसरा यहाँ पे जो मतलब जलकुंड है, ठीक है, जो जलकुंड है, जो वो शैलकृत जलकुंड के एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। शैलकृत जलकुंड का एग्जाम्पल, रॉककट जो जलकुंड है उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखोगे कि जब मेंस में इसके बारे में क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स क्योंकि यूनेस्को साइट्स में आ गया था, तो धौलावीरा की क्या विशेषता है, मेंस का क्वेश्चन बन सकता था यूबीपीएस में। और मुझे याद है कि हम लोग जब इसके मेंस का क्वेश्चन बनाया था तो ये विशेषताएं सबसे टॉप पे रखाती थी, वेरी इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता ये। अच्छा, धौलावीरा यहाँ पे कह रहा है कि भाई भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्थल है। ऐसा कोई है जिसको ये लग रहा है कि हमने नहीं बताया, कल ही बताया है। हड़प्पा सभ्यता के 5 सबसे बड़े स्थल का नाम बताया, जिसने बताया कि भाई पहली 3 मोहनजोदाड़ो, बाकी का 2 का नाम बताओ। वो सब पाकिस्तान में स्थित है। भारत में जो 2 स्थित हैं उनका नाम बताया। भारत में जो सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है उसका नाम है राखीगढ़ी, मैंने बताया राखी सबसे बड़ी, ठीक है, तो राखीगढ़ी, ठीक, तो भारत की सबसे बड़ी राखीगढ़ी, ठीक है। दूसरा धौलावीरा, आ जाओ। ये स्टार पॉइंट मतलब इधर रिसेंट में कहीं क्वेश्चन आया होगा बन के, तो गुजरात में स्थित है धौलावीरा, ये तो हमने देख लिया। कह रहा है कि 3 भागों में विभक्त है, 3 भागों में विभक्त है, अभी जस्ट बताया हूं, तो धौलावीरा है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, तो भाई अब जहां पे शैलकृत रॉककट जलकुंड बने हुए हैं, वाटर मैनेजमेंट का ये लेवल है, तो वाटर मैनेजमेंट की सबसे बेहतरीन व्यवस्था, वाटर मैनेजमेंट की जो सबसे बेहतरीन व्यवस्था, ठीक है। यहाँ पे आपको बांध बहुत ज़्यादा, देखो एक तो यहाँ पे धौलावीरा से आपको बता दूँ, धौलावीरा से भाई रॉककट जलकुंड तो मिल ही रहे हैं, रॉककट जलकुंड तो मिल ही रहे हैं। दूसरा आपको यहाँ पे बांध, ठीक है, जो बांध है वो देखने को मिलते हैं, मतलब बांधों की एक श्रृंखला देखने को मिलती है। तो ये बताता है कि भाई कि यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट की काफ़ी एफर्ट किए गए। देखिए यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, करा कि जल संचयन है, तो यहाँ पे जलाशय बनाए गए थे, ठीक है, तो यानी वाटर जो रिजर्व है वो काफ़ी व्यवस्थित किया गया था ताकि बारिश के पानी को वगैरह वगैरह सबको रिजर्व किया सके, ठीक है। इसके साथ साथ बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण किया गया था, ठीक है, बांधों की श्रृंखला, ताकि पेयजल, एग्रीकल्चर के लिए ये सभी चीज़ें क्या हो, सभी चीज़ों के लिए जल की कभी कमी ना देखने को मिले। आज भी हम लोग वाटर मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता सोचने की जरूरत है। तो कभी अगर हमको दिखाना हो कि हड़प्पा सभ्यता से आज क्या सीख सकते हैं, तो वाटर मैनेजमेंट सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल धौलावीरा में जल प्रबंधन की इतनी उन्नत व्यवस्था। आज क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जलाशयों के पुनर्निर्माण पे ध्यान दे रही है, ठीक है। अब तक कि एक जनपद में 75 जलाशयों की नवीनीकरण पे जोर दे रही है, ठीक। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसव संस्कार यानी डबल वेरियल के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। द्विसव संस्कार के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो देखो मतलब जहाँ पे 2 लोग को युगल तरीके से दफना दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और जो डबल बैरियर के साक्ष्य हैं वो 2 जगह से मिलते हैं। एक तो आपका लोथल से मिलता है, डबल बैरियर के साक्ष्य आपका लोथल से भी मिलता है, और डबल बैरियर का साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिलता है। अच्छा, जो क्वेश्चंस दे रहा है बीच में, एक बार आप लोग उसको कमेंट जरूर करते रहना, उसके आंसर्स अगर आपको पता होंगे तो, ठीक है। तो ये 2 पहली बात तो अपने दिमाग में रखो कि भाई कि 2 जगह से मिलते हैं, लोथल और कालीबंगा। बल्कि यहीं से आपको लगेगा ना यार कि ये तो क्वेश्चन अब गलत है, यहाँ से तो क्वेश्चन बन के आएगा नहीं। अब देखो चेंज कर सकता है, क्वेश्चन दे सकता है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किन स्थलों में डबल वेरियल के प्रमाण मिले। ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, ऐसा दे देगा, यही चाटी ABCD करके लगा देगा, 1 2 3 4 करके, ऐसे ना करके इसको 1 नंबर कर देगा, इसको 2 कर देगा, इसको 3 कर देगा, 4 कर देगा, ABCD ऑप्शन देके करा देगा।
आप तैयार ही नहीं रह पाएंगे। तो मिलते तो लोथल और कालीबंगा दोनों से हैं, ठीक है, लोथल और कालीबंगा आप बताती है, लेकिन नज़दीक, जैसे मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन बताया था, ठीक है, कि भाई मैक्स पे जाओगे तो वो दूसरी जगह मिलता है। अक्सर यूपीपीएससी क्वेश्चन ऐसा दे देती है। तो लोथल से मैक्सिमम एग्जाम्पल मिलते हैं। ऐसे 3 युगल प्रमाण हैं, 3 डबल बैरियर के प्रमाण आपको लोथल से देखने को मिलते हैं। तो नज़दीक का आंसर कौन सा है? लोथल। नज़दीक का आंसर कौन सा है? लोथल। लेकिन कालीबंगा से भी एक डबल बैरियल के प्रमाण मिले हैं। तो कालीबंगा मिला तो है ही ना, यहाँ पे मैक्स तो लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि भाई कहाँ अधिकतम मिला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा आ सकता है, बस फॉर्म चेंज कर देगा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोनों याद करना आपको। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि हड़प्पन स्थल सोनौली का भी रिसेंट में उत्खनन हुआ था। ये मेंस के लिए आप दिमाग में रखना कि उत्तर प्रदेश का जब हड़प्पी स्थलों के बारे में अगर 125 में क्वेश्चन दे दिया तो बहुत बेहतरीन। अभी कल जब मैं मेंस की क्लास ले रहा था तो एग्जाम्पल्स देता, मांडी पाया जाता है, आलमगीरपुर पाया जाता है, एक तो आपके सामने दिख ही रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, हुलास पाया जाता है, दो और मतलब और भी 2 स्थल का नाम मैंने आपको इसके पहले बताया, उसका बता सकते हैं आप लोग। तो यानी हड़प्पन स्थल तो हैं। और सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? जब यूपी के ये जो सोनौली नामक लोकेशन है, सोनौली तहसील जो है उत्तर प्रदेश का, ये कहाँ पड़ता है? तो ये बागपत में पड़ता है। कल को मान लो कि यही दे दे मैच कराने के लिए, ठीक है, बागपत जिले में पड़ता है। तो यूपी के बागपत के सोनौली तहसील की जब खुदाई की गई तो यहाँ से कुछ हड़प्पन एविडेंसेस निकले। क्या निकले? यहाँ पे मानव समाधान के साक्ष्य निकले हैं, ठीक है, यानी मानव समाधान की यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं, ठीक है, एविडेंस देखने को मिले हैं। अच्छा, ये मानव समाधान के क्या एविडेंस देखने को मिले, इससे हमको क्या जानकारी मिलती है, किस डायरेक्शन में दफनाए गए थे? तो बिल्कुल वही उत्तर, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण। कल भी मैंने यही आपको बताया था महापाषाणिक संस्कृत जब पढ़ा रहा था। तो नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो याद आज ही के मतलब तब भी बोला था भैया कि अभी जो मौजूद है उसी हिसाब से इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। और पहले क्या था? पहले ये होता था कि भाई कि बॉडी को जब दफनाते थे तो उसके साथ उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं रख देते थे, माना जाता था कि उनका ट्रस्ट होगा। तो मान लो जैसे गहना, भाई वो जिन गहनों का प्रयोग कर रहे हैं उन गहने को रख दिया जाता था। मुख्यतः जो सोनौली की खुदाई में गहने मिले हैं, ठीक है, मानव समाधान के साथ गहने मिले हैं, ठीक है। उनका जो प्रिय जानवर है उसको भी उसके साथ आहुति, अब जिंदा या मुर्दा पता नहीं, ठीक है, लेकिन दी जाती थी, मिले हैं साक्ष्य। तो ये सारे प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है, ये प्रमाण मिले। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और ये मेंस में बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। मतलब मुझे पता है कि बहुत कम लोग होंगे जो सोनौली के बारे में लिखेंगे, ठीक। तो आप लोग लिखना, जो लोग लिखेंगे वो दिमाग में, कभी भी हड़प्पन, उत्तर प्रदेश के हड़प्पन साइट्स को लिखना पड़ा तो हम सोनौली के बारे में, बागपत के सोनौली के बारे में जरूर लिखेंगे। लो, उत्तर प्रदेश का एक और हड़प्पी स्थल के बारे में अभी बता दिया गया, मांडी के बारे में। कहा हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी किस राज्य में स्थित है? 2021 में बन गया था, अभी जस्ट बताया हूँ। तो मुझे नहीं लग रहा कि मेरे भाई किसी भी दोस्त को दिक्कत होगी। मांडी स्थित कहाँ पे है? तो मुजफ्फरनगर जिले में। अब देखो एक होमवर्क ले लो, जैसे आलमगीरपुर, मांडी, हुलास, ठीक है, सोनौली, ठीक है, इनको, ठीक है, आपको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर लेना है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है, इनको अरेंज कर लेना है। तो ये ऐसे कभी भी क्वेश्चन आपको मिले ना तो पूरा तो एक बार आपको अरेंज, क्योंकि एक बार पूछा हुआ है, वो दूसरे कुछ पूछे हुए हैं, ठीक है। मैंने बताया था मैदा को पूछा था, उसमें मतलब पैसरा था, मैदा था, विरभानपुर था और एक था लिखैया था, 4 पूछा हुआ था। तो ये भी तो पूछ सकता है, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? पूछ सकता है, बस मैप देखना है, स्थल मिला लेना है, इजी हो जाएगा, ठीक। आगे कह रहा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया, ठीक है। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया कि कपास देसी प्रजाति है, कपास की खेती देसी प्रजाति है। तो भाई अब हड़प्पन में कपास की खेती के आरंभ देखने को मिले तो भाई देसी तो है ही है, देसी तो है ही है। फिर तो वो स्टेटमेंट सही मानना है। उस समय कुछ लोगों ने उसको गलत मान लिया था, क्योंकि सूती वस्त्र का जो पहला महीन उत्पादन स्टार्ट हुआ था वो रेशम मार्ग आपको याद होगा, वो तो चीन से हुआ था। तो लोगों ने उसका समझ लिया था कि भाई कि चाइना हुआ होगा आंसर, ठीक। वो स्टेटमेंट गलत मान लिया था। लेकिन यहाँ से आप समझ में आ गया कि अगर इसको फिर से कभी क्वेश्चन बन के जाता है कि ये देसी उपज है तो भाई इसको सही मानना रहेगा स्टेटमेंट। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ कहाँ किया गया? तो यहाँ पे 4 लोकेशंस हैं। तो भारत में, ठीक है, दिमाग रखना, भारत में, क्योंकि जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई हो रही थी तो वहाँ से कुछ
कपास के सूत के प्रमाण मिले हैं। सूत के प्रमाण मिले, जैसे बताते ये लोग कपड़ा पहनते थे, ठीक है, बहुत सारे। आप सूत का, कपास की खेती का प्रमाण मिलना बताता है भाई, ट्रेडिंग के साक्ष्य हो सकते हैं भाई कि कपास की खेती करते थे, उसके प्रोडक्शन को बेचते थे, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक, यहाँ से। अच्छा, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है, यानी कौन सी पशु का अंकन नहीं मिलता है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, बैल, हाथी, घोड़ा और भेड़, 4 ऑप्शन दिए हैं। किसका अंकन नहीं मिलता है मोहरों पे? तो घोड़ा जो है ना, अब देखो हड़प्पन में 2 बात क्लियर रखना। अगर आपसे ये पूछे कि इसके अवशेष किस हड़प्पन साइट से मिले हैं, मतलब हड्डियाँ कुछ मिली हैं, तो किससे मिले हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, आप कमेंट करो मिला है। थोड़ा सा गूगल मार लेना है, पता है मुझे, इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा आप लगे रहेंगे क्लास में, ठीक है। गूगल कर लेना, अवशेष का मिलना और मुहरों पे चित्र का मिलना। मुहरों पे चित्र नहीं मिले हैं, इसका मतलब है कि घोड़ा यहाँ का देशज नहीं होगा। मैंने कहा था लोथल में अगर चित्र मिला है नाव का, क्योंकि वहाँ पे खूब नाव दिखाई पड़ी होगी, तो जो दिखेगा वो बनेगा। तो मोहरों पे चित्र नहीं मिले हैं मीन्स कि ये थे नहीं भाई। हिरन का मिला, सांभर का मिला, हाथी का मिला, इसका नहीं मिला, तो क्या रीज़न है, ये यहाँ पे नहीं रहा होगा। और अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, वो पुर्तगीज़ का ड्यूरेशन याद करोगे, तो अरब सागर के रास्ते घोड़ों का ट्रेड किया था, अश्वच्छांश, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लोग ट्रेड करते थे, ठीक। अच्छा, अच्छी नस्ल के घोड़े अरब में पाए जाते थे। तो आंसर इसका मिल गया घोड़ा, मतलब बहुत आसान था, सिंपल। तो कई फैक्ट मैंने आपको ये बताना शुरू किया कि आपको नहीं भी याद है तो आप आंसर तक पहुंचोगे। आगे है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त जो देवता हैं उनकी कृति कहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। सींग युक्त देवता, ठीक। एक देखो 2 चीज समझना, सींग युक्त जो देवता हैं इनके साक्ष्य 2 जगह पाए गए हैं। एक तो सुरकोटदा से, सुरकोटदा खनन किसने किया, जेपी जोशी ने, ठीक है। दूसरा मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, इन 2 जगहों से, इन 2 जगहों से। मोहनजोदाड़ो ऑप्शन में नहीं है, सुरकोटदा इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी, क्योंकि हड़प्पा का मैंने कल आपको बताया था, कल ही थोड़ा सा इसका हिंट दिया था, ठीक है। अब समझना, तो वो बेसिकली आपकी मिस्र की सभ्यता थी, ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि पैरेलली मिस्र की सभ्यताओं के साथ हमारा ट्रेड चला था, ठीक है, मेसोपोटामिया वगैरह के साथ हमारा ट्रेड चल रहा था। तो उसका आंसर हो जाएगा भाई कि मिस्र की सभ्यता। नील नदी को हमको पता है कि यहाँ पे लिखा है कि मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर नील नदी रहती तो ये भाग पूरा रेगिस्तान हो जाता। यही नील नदी है जिसने बचा के रखा है, इस सभ्यता को जीवित किया। भाई किसी भी सभ्यता को बढ़ने के लिए, जैसे सिंध घाटी सभ्यता, सिंध और उसके समर्थित नदियों के कारण फली फूली, नदी नहीं रहती तो कौन सी सभ्यता वहाँ पे फलती फूलती? भाई पानी तो चाहिए ना, किसी भी सभ्यता को आगे बढ़ने के लिए पानी खत्म हो जाएगा तो कहाँ से सभ्यता फैलेगी? तो इकलौती ये चूंकि नदी थी, इसके लिए कहा जाता है कि इसकी उपहार माना जाता है, ठीक है। इसी का मतलब उद्भव, भूभाग का कारण, इसके उपजाऊपन का कारण यही माना जाता है। ये एक याद करना है, इसका ट्रिक है अम्मी, ठीक है, AMMI अम्मी, ठीक है। ये सभ्यताओं का क्रम है जिसको उत्तर से दक्षिण लगाना है। तो सबसे उत्तरी जो सभ्यता है वो एजुटेक है, सबसे उत्तरी सभ्यता जो है एजुटेक या एस्टेक सभ्यता है, ठीक है। और सबसे अंतिम वाली जो सभ्यता है, सबसे लास्ट में, मतलब सबसे दक्षिण में, वो इंका है। उत्तरी सभ्यता कौन सी है? तो सबसे उत्तरी यानी नॉर्थ वाली जो सभ्यता है वो एजुटेक है, AI, ठीक है। और साउथ वाली सभ्यता कौन सी है? तो वो है आपकी इंका। तो ये हो गया A और ये हो गया I, एजुटेक और इंका। अब बीच में 2 बताया, माया और मुइस्का, ठीक है। तो ये हो गया माया, ये हो गया माया, और यहाँ पे हो गया मुइस्का। तो ये क्रम याद कर जाना, इसको सीधा सा घोट जाना, ठीक है। गूगल सर्च करना, यहाँ पे देखो लिखा है कि किस किस लोकेशन में पाई जाती हैं। इतना दिमाग नहीं लगाना है, इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको बस दिमाग में रखना है। उनको नॉर्थ टू साउथ एक बार देख लेते हैं यार कि, ठीक है। AI से दिमाग रखोगे कि एजुटेक पहले होगा, इनका बाद में होगा। तो 2 ऑप्शंस तो मतलब ऐसे ही कट जाएंगे। माया थोड़ा सा एक बार देख लेंगे तो एजुटेक, माया, मुइस्का और इंका याद कर लेना, मतलब ऐसे ही घोट जाना इसको। हड़प्पन से अब तक UPPCS ने इतने ही क्वेश्चन बनाए थे अपने सारे एग्जाम को मिला चुला के, ठीक है। हम लोग वैदिक पीरियड स्टार्ट करते हैं।
जब हम लोग वैदिक काल देखते हैं तो वैदिक काल को दो पर, एक तो वैदिक पीरियड हो गया, ठीक है, और एक लेटर वैदिक पीरियड हो गया। दो चीज़ हम लोग देखेंगे। वैदिक पीरियड को हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड यानी प्रारंभिक हिस्से को हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं, दूसरे हिस्से को हम लोग, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ये लगभग 1000 ईयर की कहानी है, ठीक है। देखना, इसको स्टार्ट करते हैं। ये इसमें नॉर्मली जो फैक्ट्स हैं वैदिक कालीन देवताओं के नाम, ठीक है, जो वेद हैं, वेदों से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, जो उपनिषद हैं, उपनिषदों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बेसिकली इसमें ये चीज़ आपको होती है, वैदिक कालीन जो देवता हैं, वैदिक कालीन जो नदियाँ हैं, उनका क्या नाम है, जो वैदिक कालीन नदियों का संबंध जो अन्य देशों से भी रहा है, ठीक है। ये बताता है कि भारत के साथ साथ अफगानिस्तान का भी संबंध उत्तर प्रदेश में रहा है, तो नदियों से पता चलता है। सेम नदियों का उल्लेख हमारे यहाँ मिला है, सेम नदियों का उल्लेख उनके जिंदावेस्ता में मिला है। तो ये सब बताता है कि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रही है हमारे बीच में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से आए, तो बस एकदम खुद को खोले रखना है दिमाग में। देखो यहाँ पे एक वर्ड बोला आर्य, ठीक है। आर्य शब्द इंगित करता है क्या, ठीक है। तो पहले कहते हैं मैं आर्यंस हूँ, ठीक है, ध्यान देना है। याद करो एक सीरियल थी आर्यमान, ठीक है। तो नाम सीरियल का क्यों रखा था, मतलब उसमें दिखा ना कि मतलब योद्धा टाइप का आर्यमान, मतलब मुकेश खन्ना वाला सीरीज। तो भाषा की वजह से आर्यमान नाम रखाया था? नहीं, गलत। यायावरी जन की वजह से नाम रखाया था? नहीं। आर्यमान मतलब श्रेष्ठ था, बड़ा आदमी था, ठीक है, अब श्रेष्ठ कुलीन टाइप का था, मतलब योग्य था वो। तो श्रेष्ठ जन का जो संबंध था ना, वो आर्यन से संबंधित है। आर्य शब्द का मतलब हो गया श्रेष्ठ, कुलीन, ठीक है, मतलब वो उत्कर्ष दिखाता है ये टर्म्स संस्कृत का, तो उसका मतलब हो गया श्रेष्ठ वंश से संबंधित था। 1999 के बाद आज लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 30 साल बीत गए, 30 साल तो नहीं हुए, लगभग 25 साल बीत गए, अभी तक ये क्वेश्चन वापस रिपीट नहीं किया। 15 ईयर हो गए, उम्मीद करेंगे 26वें साल में रिपीट करते, देखते हैं, ठीक है। आते हैं, दूसरा भी पता चल गया आर्य शब्द का क्या अर्थ है। तो एक उत्तम व्यक्ति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, इसमें भी तो दिक्कत नहीं होगी। आ जाइए, कह रहा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो मैंने बताया कि जब वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है तो उसकी इनिशियल फेज का नाम पहले है ऋग्वैदिक पीरियड। तो ऋग्वेद हमको पता कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद में क्या है, स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। कितनी स्रोत और प्रार्थनाएं हैं अभी सब पता चल जाएगा, ठीक है, आगे सब लिखा हुआ है। तो 4 तो है, तो प्रथम फर्स्ट आपका ये है, फर्स्ट, ठीक है, पहला वेद आपका ऋग्वेद है। इसमें कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, ठीक है। अगर आपको पूछे कि पहला मंडल सबसे पहली बार लिखा गया, सबसे पुराना मंडल है, और 10वां सबसे नया मंडल है, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर आपका नहीं है। अब हम लोग आते हैं, दूसरा आपका है सामवेद, तीसरा आपका यजुर्वेद, चौथा आपका अथर्ववेद। इन चारों वेदों को समग्र रूप से संहिता कहते हैं। इन चारों वेदों को समग्र रूप से संहिता कहते हैं। तो पेपर में अगर पूछे कि संहिता क्या है, तो चारों वेदों का जो समग्र रूप है वो संहिता है। अगर आपको पूछे वेद त्रयी क्या है, त्रयी मतलब 3, तो जो ये अंतिम वाला अथर्व है ना, अर्थ हटा दो, तो बाकी 3 को कहते हैं वेद त्रयी। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को हम लोग क्या कहते हैं, समग्र रूप से वेद त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद का संबंध फिर सर किससे है, इसका संबंध है तंत्र मंत्र वशीकरण से। और आज डालू डोना टोटका के लिए चले जाओ तो भाई पैसा चाहिए, अर्थ लगेगा, रुपया लगेगा, ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो, तंत्र मंत्र वशीकरण से इसका संबंध है, और इसी के लिए वेद त्रयी से इसको निकाल लिया गया है। कुछ भी याद करने का एक तरीका बना लो। तो अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। जैसे ही वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल होती है, चारों को समग्र रूप से हम लोग संहिता कहना स्टार्ट करते हैं। आंसर मिल गया तीसरे के, और आंसर मिल गया चौथा के। तो त्रयी क्या है, 3 वेदों का समूह है, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आओ, यहां मैंने बता दिया भाई अथर्ववेद का संबंध किससे है, तंत्र मंत्र वशीकरण से है। आगे संबंध, तो भाई डी का तो 3 हो गया, डी का क्या हो गया, 3 हो गया, डी का 3 2 जगह है। भाई पहला वाला ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट है, इसका हमको पता है क्या है, इसका मैंने बताया कि भाई 1 का 4 होगा, पहले ही बता दिया हूँ मैं। तो 1 का 4 भी 2 जगह है, 1 का 4 भी 2 जगह है। अब देखो तो साम का मतलब क्या होता है, साम का मतलब होता है गान, साम का मतलब क्या होता है, गान, साम का मतलब गान होता है। गाने से क्या, तो संगीतमय स्रोत। अब देखो कुछ ऋग्वेद को कॉपी पेस्ट कहते हैं, किसको, सामवेद को, मतलब उसी से संबंधित है। कुछ
सोर्सेस कहते हैं, केवल 75 स्रोत ऐसे हैं जो मतलब स्तुतियाँ ऐसी हैं जो ऋग्वेद से अलग है सामवेद की। कुछ लोग कहते हैं नहीं 99 ऐसी हैं जो, या 95 ऐसी हैं जो अलग हैं, ठीक। यानी केवल 150 अलग है बहुत जय, बाकी सब कॉपी पेस्ट है। इसी के लिए कॉपी पेस्ट कही जाती है, मतलब कि इससे पूर्णतः ली गई है। तो साम का मतलब चूंकि गान होता है तो आप इसलिए सामवेद को एक से मिला लोगे, आपको आंसर तो मिल गया, आंसर आपका मिल गया। 5वें का ए। एक जो बचा आपका, क्या बचा, यजुर्वेद बचा, ठीक है, आपका यजुर्वेद बचा। तो यजुर्वेद का संबंध किससे हो गया, यजुर्वेद यानी आपका बी का आपका संबंध किससे हो गया, 2 स्रोत एवं कर्मकांड से, इसका संबंध हो गया यजुर्वेद से। अब देखो कर्मकांड आएगा तो कर्मकांड का संबंध है यजुर्वेद से, ठीक है, कर्मकांड का संबंध किससे है, यजुर्वेद से है। और अगर आएगा तंत्र मंत्र वशीकरण तो उसका संबंध है अर्थवेद से, ठीक है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि कर्मकांड में रुपया ज़्यादा लगेगा, तो अर्थ से, ठीक है, अर्थवेद को वो अर्थ वर्ड का संबंध कर्मकांड से लगा लेते हैं और गलत करके चले आते हैं। तो यहीं पे ट्रिक से बचना है, ठीक है। कर्मकांड यजुर्वेद है, ठीक है। पहले क्या होता था कि भाई कर्मकांड कराते थे थोड़ा कि आयु बढ़ जाए, ठीक है, यजुर्वेद, ठीक है, तो वो थोड़ा सा संबंधित है। अब आप देखो पिछले कुछ दिनों में रास्तरंगिणी कितने खंड में डिवाइड पूछा है, पुराण के बारे में पूछ चुका है। तो अब जल्द ही ये शिफ्ट होने वाला है वेदों के ऊपर। रास्तरंगिणी इसके पहले पूछा, पुराण इसके पहले पूछा, इसके पहले भी एक कुछ पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन पूछा। तो 3 साल से लगातार, ठीक है, डिवीजन पूछ रहा है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। धीरे धीरे जो फैक्ट मिलता जा रहा है ना, इन छोटे छोटे फैक्ट्स को मत सुनना। मुझे पता है कि आयोग को भी पता है यही वाला फैक्ट तो सब छोड़ते हैं और यही हम उनसे गलत करा सकते हैं। भाई कटाव भी तो 100 रखना है। पहली बार कटाव 95 किया, फिर 98 चला जाएगा तो और भी बेचती है। तो सूक्त कितने हैं, 1028 और 10,552 क्या है, इतनी ऋचाएँ हैं, श्लोक है इसमें, ठीक, मंत्र इसमें 10,552 है। यहाँ पे अगला क्या है, अगला यहाँ पे लिख रहा है क्या, अथर्ववेद की बात करा। अथर्ववेद का संबंध किससे, तंत्र मंत्र वशीकरण से। ये 20 अध्यायों में 730 सूक्तों में डिवाइड है। ये 2 फैक्ट्स यहाँ पे लिखा है, कहते हैं ऋग्वेद के उद्गाता को होत्री कहते हैं। यहाँ पे कहीं लिखा होगा क्या, ठीक है, उद्गाता, तो यहाँ पे उद्गाता बोल रहा है, उद्गाता पुरोहित होता है किसके लिए, सामवेद के लिए। साम का मतलब क्या होता है, गान, तो गान वाला गाता, ठीक है, गान वाला गाता। इसको मुझे पता है होद्री कहते हैं, होद्री कहते हैं, ठीक है। इसके जो वाचन वाले होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, उसको होद्री कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो ये तो हम लोग देख लें भाई कि ये ऋग्वेद का हो गया, ये ऋग्वेद का हो गया, और यहाँ पे अथर्ववेद का पता चल गया, यहाँ पे अथर्ववेद का पता चल गया। अब सामवेद के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। सामवेद में कह रहा है कि भाई कि इतनी ऋचाएँ हैं, और मैंने बताया ना कि 99 को कुछ कहते हैं, 75 को छोड़ के बाकी सब ऋग्वेद की कॉपी पेस्ट है, ठीक। तो ऋचाओं की संख्या क्या है, यहाँ पे 1875 है, यानी लगभग 1800 के करीब में उसमें ऋचाएँ किससे संबंधित है, 1800 के करीब में ऋचाएँ आपके ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित है। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्रम, जो वैदिक संहिताएं रही हैं, जो बुक्स रहे हैं हमारी वैदिक पीरियड की, उनका क्रम पूछ रहा है। तो भाई सबसे पहले क्या लिखेंगे, वैदिक संहिता यानी ऋग्वेद, जो वेद हैं वो लिखे होंगे। फिर वेदों के, हर वेद के ब्राह्मण होते हैं, जैसे ऐतरेय, ठीक, किसका ब्राह्मण है, कौशितकी किसका ब्राह्मण है। तो हर वेद का ब्राह्मण निकाला स्टार्ट हुआ। आरण्यक मतलब ये जंगलों में, अरण्य मतलब जंगल होता है, जंगलों में इसका निर्माण निकाला, इसका नाम आरण्यक लिखाया। और जब गुरु और शिष्य एक दूसरे के नज़दीक बैठ के पाठ करते तो उप का मतलब होता है नज़दीक, उपनिषद हो गया। तो उपनिषद सबसे लास्ट है, उपनिषद का फॉर्म क्या है, सबसे लास्ट फॉर्म है, उपनिषद सबसे लास्ट है, और वैदिक संहिता सबसे प्रारंभिक है। तो वैदिक संहिता सब जगह लिखा हुआ है, उपनिषद केवल 2 जगह लास्ट में लिखा हुआ है, 2 जगह, ठीक है, उपनिषद सब केवल 2 जगह लिखा हुआ है। तो ये ए नंबर ऑप्शन का क्रम सही है कि पहले वैदिक संहिता आती है, वैदिक संहिता के बाद उनके ब्राह्मण होते हैं, उनके फिर आरण्यक स्टार्ट हैं, और उपनिषद, उपनिषद किसके बेस होते हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया है, दर्शन आधारित होते हैं। उपनिषदों का संबंध किससे, दर्शन पे है, फिलॉसफीज पे है। उपनिषदों की जो आइडियाज़ हैं, बहुत सारी आइडियाज़ बौद्धिज्म ने एक्सेप्ट किया है, भगवान बुद्ध के द्वारा एक्सेप्ट किया गया बहुत सारे आइडियाज़ के लिए। इसलिए कहा भी जाता है कि उपनिषद से संबंधित है प्रिंसिपल्स, ये हम लोग मेंस में पढ़ते भी हैं। अब बात आती है, ये चीज़ हम लोग देख लें। अच्छा, पहली बार जैसे मोक्ष पे चर्चा जो है, ठीक है, मोक्ष पे चर्चा, सॉल्यूशन पे चर्चा पहली बार कहाँ की गई है, तो उपनिषद में की गई है पहली बार,
अब देखो जैसे मैंने बोला कि हर एक वेद का अपना ब्राह्मण है, तो एक पूछ रहा है यहाँ पे गोपथ ब्राह्मण। भाई गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? ठीक है, गोपथ ब्राह्मण। तो हमको पता है अथर्ववेद का संबंध किससे है? तंत्र मंत्र वशीकरण से। तो गोपथ ब्राह्मण का भी संबंध किससे है? अथर्ववेद से ही है। गोपथ ब्राह्मण किसका है? अथर्ववेद का है। ठीक है, अभी मैंने कौशिक की एतरे बोला ही है आपसे, भाई कोई चाहे तो बता सकता है। देखो यहाँ पे लो लिख भी दिया है, एतरेय ब्राह्मण और कौशिक की किसका है? ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है। एतरेय और कौशिक की किसका है? ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ऋग्वेद का। ठीक, अथर्ववेद का तो अभी हमको मिल ही गया। ठीक है, अथर्ववेद क्या है? गोपथ। गो क्या थी? गो मतलब गो इस वक्त सबसे बड़ी आर्थिक स्रोत हुआ करती थी। ठीक है, जिसके पास जितने गाय वो उतना धनी। अब हम लोग आते हैं, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है पंचविश या तांड्य ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण सामवेद का है। तो साम ऐसे अपने नोट्स में लिख दो, सामवेद। सामवेद के साम का मतलब क्या? गान। ठीक है, तो जो जैमिनी ब्राह्मण हो या पंचविश ब्राह्मण हो, पंचविश जिसको हम लोग तांड ब्राह्मण भी कहते हैं, ठीक है, या तांड, इसका संबंध किससे है? तो सामवेद से है। यहाँ पे देखो सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। ये देखो लिखा है सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से। ठीक है, सत मतलब ऐसे समझो 100 और यजुर का मतलब थोड़ा आयु से समझना बात। तो यजुर का आयु लगाओगे ना, देखो थोड़ा मैच करता है। अब यजुर का मतलब आयु होता है कि नहीं मुझे नहीं पता है, ठीक, लेकिन थोड़ा सा ठीक है आयु से लगाओगे तो देखो सत मतलब 100, मतलब मैंने ऐसे को बनाया तो आयु लोग क्या भाई 100 साल रहे तो मैच करा लोगे। ठीक है, कर्मकांड भाई ज़्यादा से ज़्यादा उम्र है इसलिए लोग कराते हैं। यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो सिंपल सी बात है। उपनिषद पुस्तकें हैं, दर्शन पे पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। मोक्ष की चर्चा कहाँ की गई है? दर्शन में की गई है। ठीक है, पहली बात को यहाँ पे कह रहा है कि उपनिषदों में जो मोक्ष की जगह किस उपनिषद में की गई है? कह रहा है श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया। उपनिषदों में जो श्वेताश्वर उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष की चर्चा की गई है पहली बार, श्वेताश्वर। इसी तरह बहुत सारे उपनिषद, ठीक है, कठोपनिषद का नाम आता है, जिसमें यम और नचिकेता का संवाद है। हमको पता है कि नचिकेता को यम को दान दे दिया गया था। ठीक है, तो एक बहुत भयानक डिस्कशन चलता है यम और नचिकेता का संवाद कितना इंपॉर्टेंट, देखो कितनी बार पेपर में आया है, तो दिमाग में रखना है। यम और नचिकेता का संवाद किसमें है? तो वो कठोपनिषद में है। ठीक है, आ जाओ। इसी तरीके से हम लोग सत्यमेव जयते नामक जो टर्म्स हमको पता है कि हम लोग लेते हैं, सत्य की भारत के राजचिन्ह पे लिखित है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती, कहाँ लिखा है? तो कठोपनिषद क्या है? कठोपनिषद में हमको पता है यम और नचिकेता का संवाद है, यम नचिकेता का। ठीक है, कठोपनिषद में। अब इसके बाद से क्या है? मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद में आपको क्या देखने को मिलता है? तो सत्यमेव जयते शब्द आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो वो मुंडकोपनिषद में इसको देखने को मिलता है, मुंडकोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, 4 एरियाज के नाम लिखा है। अब देखो याद करा देता हूं मैं, ये आपको फैक्ट नहीं भी याद रहेगा, अब कभी भी आएगा तो आपको याद होगा। अब बताते हैं, देखो विदेह की हमको पता है कि माता सीता को हम लोग क्या कहते हैं? वैदेही। ठीक है, वैदेही कुमारी बोला जाता था, यानी विदेह से इनका संबंध था। और पिताजी का नाम क्या था? जनक। तो विदेह के राजा उपनिषद काल में कौन रहे होंगे? राजा जनक रहे होंगे। तो विदेह के राजा जनक थे, ये बात समझिए। अब देखो जो राजा अश्वपति थे इनका संबंध केकय से है। ठीक है, अब ये याद करा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, याद कराने का मेरा तरीका है, मैं बताता हूँ। हमने माता कैकेयी का नाम सुना था, तो उनको जो मतलब वचन मिला था कि 1-2 वचन मिला था, मतलब दिया गया था दशरथ जी के द्वारा कि आप मांगेंगे, जो भी मांगेंगे दे देंगे। ठीक है, 1-2 वचन था, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है कितना था। तो एक्चुअली क्या होता था, एक युद्ध में कहा जाता है कि कभी भ्रमण करके आ रहे थे तो एक छोटा सा युद्ध हो जाता है, कुछ कबीलाई ग्रुप या कोई था जिसने अटैक कर देते हैं, और उस युद्ध में दशरथ जी भयानक लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जो रथ का धुरी था वो निकल जाता है। तो कहा जाता है कि उस धुरी को संभाली थी ना, वो रथ की धुरी को वो कैकेयी जी संभाली थी, तो उनका हाथ मतलब खून आ गया था। तो यहाँ से उनको क्या मिला था, मतलब खुश होकर वो बोलते कि ठीक है वरदान जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। तो अश्ववर्ण क्या, अब समझना, अश्व टर्म्स लेना वहाँ से। तो कैकेयी से इनका संबंध है। ये मैंने नॉर्मली भाई इतने फैक्ट्स हैं भाई ना, याद करने बैठो कि याद नहीं होगा, कुछ के लिए आपको थोड़ा सा, अब देखो ये याद नहीं किया हूँ मैं, ये बस एक मेरा लॉजिक है, मैं हमेशा सही कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ये कभी टेस्ट में आ जाए कहीं आ जाए, ये सब क्वेश्चन में से नहीं बात होते हैं। ठीक, अब आते हैं
ठीक है। तो आपको के राजा अशुपति थे, ये कभी नहीं भूलेगा, यही पेपर में क्वेश्चन बन गया था। ठीक है। काशी का कोई भूलेगा क्या अजात शत्रु था? भाई जीत लिया था, बाद में दहेज पा गया था, तो काशी का राजा कौन होगा? अजात शत्रु होगा। ठीक, तो ये तो मतलब आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं महाजनपद मगध जैसे पढ़ते हैं, वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं इसको, हरियंग डायनेस्टी याद करिए। तो ये भी सबको पता है। एक ही बचा यहाँ पे विदेह के जन्म में, पांचाल के राजा का नाम है प्रवाहड़ जाबाली, ये याद कर चाहिए। पांचाल के राजा जी का नाम क्या है? प्रवाहड़ जाबाली नाम है, ये याद कर जाइए आप लोग। आगे क्या कह रहा है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किसके साथ की जाती है? 4 ऑप्शन हैं, ब्यास, रावी, चेनाब या झेलम। 4 नदियां हैं। अस्किनी, ठीक है, कुछ नदियों के नाम मतलब ऐसे वो मिलते हैं। अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की जाती थी, तो ये फैक्ट है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। अस्किनी की पहचान हम लोग चेनाब नदी से करते थे। जैसे यहाँ भी कुछ वैदिक नदियों और उनके आधुनिक नाम लिखा गया है, तो यहाँ पे एक नाम पूछा गया है किसके बारे में? अस्किनी के बारे में। वैदिक नदी अस्किनी, अस्किनी चेनाब। यहीं पे मैं लिख भी देता हूँ, एक पास रहेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना। अस्किनी, अस्किनी नदी का चेनाब। मैंने बोला भी ना कि वैदिक कालीन नदियों के नाम पेपर में आते हैं। तो अब देखो, ये जो कुभा दिख रहे हैं ना, 4 नदियां ऐसी हैं, कुभा, क्रुमु, गोमती और सुवास्तु, या गोमल और सुवास्तु। ये 4 नदियां ऐसी हैं जिसका सोर्स अफगानिस्तान में मिला है, मतलब अफगानिस्तान में बहती हैं, लेकिन उनके बारे में लिखा गया है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेदिक कालीन दौर अफगानिस्तान से संबंधित था। ये अटैचमेंट का एग्जाम्पल है भाई, तभी ना लिखा गया है, सीधी सी बात। तो कह रहा है कि पेपर में क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ है? समझे ना, अफगानिस्तान के साथ है। तो अस्किनी किसको कहते हैं? चेनाब को कहते हैं। तो क्रुभा, क्रुमु, गोमती और गोमल, ध्यान देना, सॉरी गोमती और सुवास्तु, ये 4 नदियां हैं। कुभा, क्रुमु, गोमती और सुवास्तु। ठीक है, कुभा क्रुमु यहाँ पे लिखा है, गोमती जिसको हम लोग गोमल कहते हैं, और सुवास्तु, ये 4 नदियां हैं जो अफगानिस्तान में बहती हैं, लेकिन जिनके बारे में लिखा गया कहाँ? ऋग्वेद में। ये बताता है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का संबंध अफगानिस्तान से था। ठीक है, ये बताता आपको। तो आंसर तो इसका क्या हो गया? श्री। पेपर में क्वेश्चन आता है इनका नाम, तो कुभा जो नदी है आज उसको हम लोग काबुल के नाम से, काबुल नदी के नाम से जानते हैं। क्रुमु जो है, कुर्रम जो है उसको क्रुमु के नाम से, तब कुर्रम नाम था, तब कुर्रम था, अब क्रुमु है। तो कुभा क्रुमु, तब गोमल था, अब गोमती है, स्वात, सुवास्तु। ठीक है, ये ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ हो गई आपको, कुभा, क्रुमु, गोमती और सुवास्तु। इसका जैसे भी नाम पूछे आप लोग मैच करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आओ, जब हमको होता है ये अफगानिस्तान की नदी है, कुभा को क्या बोलते होंगे? तो कुभा का आधुनिक नाम क्या होगा? तो कुभा का आधुनिक नाम ऊपर लिखा ही है, काबुल होगा। एक का तो 2 हो गया, एक का 2 जैसे आया आंसर मार दिया। अब देखो, अगर आपने 2010 की प्री ध्यान में दिया होगा तो 2012 से सीधा एक क्वेश्चन लग गया कि नहीं लग गया? ऊपर से ही लग गया। आई बस में बहुत आसानी से लग गया। अब देखो, पुरुषड़ी, यहाँ पे एक नदी का नाम लिखा गया है पुरुषड़ी, तो पुरुषड़ी कहते हैं रावी नदी को। पुरुषड़ी नदी को क्या कहते हैं? रावी कहते हैं। सदा नीरा नदी, ठीक है, सदा नीरा नदी जो वैदिक नदी थी, आज उसको हम लोग गंडक नदी के नाम से जानते हैं। और जो सतुद्री नदी वैदिक कालीन नदी थी, आज उसको हम लोग सतलज के नाम से जानते हैं। सतुद्री नदी को किस नाम से जानते हैं? सतलज नाम से। तो ये 4 और भी नाम हो गए। एक तो हम लोगों ने अस्किनी को चेनाब देखा। तो कुभा का काबुल आधुनिक नाम, पुरुषड़ी रावी हो गया, सदानीरा का गंडक हो गया, और सतुद्री का सतलज हो गया। ऊपर हमने क्या देखा है? कुभा का काबुल, क्रुमु उस समय का नाम, मतलब ऋग्वैदिक कालीन नाम। अब क्या का नाम क्या है? कुर्रम। गोमती ऋग्वैदिक कालीन नाम, अब गोमल, सुवास्तु और स्वात। ठीक है, पहले साल उल्टा बोल दिया था मैं वैदिक और आधुनिक नाम में। ठीक है, खैर वो कोई बात नहीं, वो जब भी मैच में आ जाएगा आप लोग इजीली मैच कर लोगे, उसमें दिक्कत नहीं है। ऋग्वैदिक कालीन जो पुरोहित किसको कहता था? भाई कई सारे देवता थे, आज के देवता ऋग्वैदिक कालीन में फेमस थे। इंद्र, वरुण, नासत्य, बृहस्पति, ये प्रमुख देवता हुआ करते थे। ठीक है, आज भगवान विष्णु, शिव, गणेश जी, ठीक है, इन आगे समय काल के बाद उत्तर वैदिक पीरियड से के बाद से इनको इंपॉर्टेंस मिलने स्टार्ट होती है। उत्तर वैदिक पीरियड से इंपॉर्टेंस मिलने लगती है। ठीक है, यही डिफरेंस भी आता है, चेंजिंग एक मूवमेंट देखने को मिलता है। तो जो देवता, जो पुरोहित माने जाते थे, वो माने जाते थे बृहस्पति। बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। आगे क्या कह रहा है कि ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क, तो निष्क गले में पहना जाता था। ठीक है, निष्क गले में पहना जाता था, तो गले में पहनने वाला एक हार था। और हार कोई भी हो, वो मतलब
विनिमय का कारण बन जाता है। हाँ। आते हम लोग क्या करा कि भागदू, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था? तो भाग का संबंध किससे है? भाग हम लोग कहते हैं कर। भाग का मतलब क्या होता है? कर। तो भागदू रेवेन्यू से संबंधित होगा, कर से, तो राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होगा। ठीक है, जुआ विभाग का अधिकारी तो नहीं होगा, जुआ से क्या अधिकारी। ठीक है, एक बार जुआ से अगर सोच भी सकते हो, जंगलों का प्रधानाधिकारी काट दो, साचार पहुंचाने का दूध काट दो, राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। बोगाज कोई अभिलेख के ऊपर क्वेश्चन आया है 1996 में, और इसके बारे में क्वेश्चन आगे भी आया है, ऐसा नहीं कि 1996 की बात नहीं आया। बोगाज कोई अभिलेख को प्रारंभिक अभिलेखों में से एक माना जाता है जिसमें वैदिक कालीन देवताओं का नाम है। एशिया माइनर में यह अभिलेख पाया जाता है। अब क्या क्वेश्चन पूछा देखते हैं। कह रहा है कि बोगाज कोई महत्वपूर्ण है, जो बोगाज कोई लोकेशन है एशिया माइनर में, ठीक है, अफगानिस्तान में, क्यों मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य का एक व्यापारिक केंद्र था? तो नहीं। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं के नामोल्लेख मिलते हैं। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। ठीक है, दोनों गलत है, बी वाला ऑप्शन सही है। कुछ वैदिक देवताओं और देवियों के नाम यहाँ मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो कल को पेपर में ये चेंज कर देगा। पूछ देगा एशिया माइनर में स्थित बोगाज कोई अभिलेख में किन ऋग्वैदिक कालीन देवताओं की चर्चा मिलती है? अभी हमने नदियां देखा, उधर की 4 नदियां, कृभा, कृमु, गोमती, सुवास्तु। ठीक है, अब हम देवताओं के नाम देख रहे हैं। ये पता है हमारा लिंकेज था अफगानिस्तान से, एशिया माइनर बेल्ट से। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो गया। ये 4 पीटी में, चारों देवता पीटी में, इनका नाम ही पीटी में आ सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। आगे आते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा? भाई तिलक जी कोई साल मुझे बता दो जिसमें एक क्वेश्चन हो। किसी साल तो तिलक जी के ऊपर 3-3 क्वेश्चन होते हैं। मतलब हिस्ट्री में अगर ना, वैसे मैं कहता हूँ कि ऑप्शन में नीति आयोग दिखे तो मार दो, 99% सही होता है। हिस्ट्री में इस तरह से बाल गंगाधर तिलक देखे, आँख मूंद के मार दो। अगर नहीं पता है तो नहीं पता है आंसर, तो आपको लगे 4 ऑप्शन है, दिमाग नहीं काम कर रहा, क्या होगा? देखो तिलक जी हैं क्या, मार दो, सही हो गया। ऐसा होता है। एनी बेसेंट का संबंध हमको पता है किससे है? तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। विवेकानंद हमको पता है 1893 में। ठीक है, 0 भाषण याद करो, सिकाक होगा। ठीक है, गुरु शंकराचार्य का संबंध आप बता दो किस? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी। 1 अगस्त 1920 को उनकी तो जाती है, जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। इन्होंने ही बोला था आर्यों के आदि देश के बारे में, कमेंट किया था उत्तरी ध्रुव, कि भाई इनका संबंध किससे है? उत्तरी ध्रुव से। हालांकि उत्तरी ध्रुव प्रमाणित नहीं है कि उत्तरी ध्रुव से इनका संबंध रहा हो। ठीक है, उत्तरी ध्रुव लेकिन ये कहा जाता है। एक और विवादित क्वेश्चन 2008 में आया था यूपीपीसीएस में, कि एक वर्ड है पुरुष मेध। करा कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध शब्द का उल्लेख हुआ है, तो हमको पता कि वेदों के ब्राह्मण होते हैं। तो कई जगहों पे, मतलब जैसे कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है, तैत्तरीय ब्राह्मण, वहाँ भी उल्लेख है, और शतपथ ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख है। तो यहाँ पे लिखा है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे शतपथ ब्राह्मण भी है। हालांकि कई हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि केवल शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है, यानी ये भी एक विवादित क्वेश्चन था, इसको हटा दिया गया चर्चा से। ठीक है, तो इसका आंसर तो वैसे एक वर्ड में जाओ तो शतपथ ब्राह्मण होगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें पुरुष मत की चर्चा की जाती है। कई सारे मतलब लोग ये बोलते हैं हिस्टोरियंस। आगे देखोगे शतपथ ब्राह्मण के बारे में, शतपथ ब्राह्मण हम लोग देख लिए। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे था, इसके पहले ये पढ़ लिए। तो अब जब शतपथ ब्राह्मण पढ़ेंगे, अब आपको बताना है, चलो यहीं पे होमवर्क बताओ, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तुरंत बताओ। सत मतलब मैंने बोला क्या, 100। अब बताओ मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका संबंध यजुर्वेद से है। ये बात सही है लिखा हूँ या गलत लिखा हूँ, ये राइट लिख रहा हूँ या रॉन्ग लिख रहा हूँ, बताओ। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में ही एक बात का और भी उल्लेख किया जाता है, जिसमें राजा विदेह माधव के बारे में लिखा गया है। कहा जाता है कि विदेह माधव जी से जो संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम, ये जो आर्यों का पूर्व की दिशा में प्रसार हुआ है, वहाँ पे चर्चा मिलती है। तो राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि का नाम ऋषि गौतम राहुगढ़, ठीक है, इनसे संबंधित थे। एक्सप्लेनेशन देखिए लिखा भी है कि आर्यों की पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका का उल्लेख है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, ये छोड़ते हैं।
अच्छा, जब वैदिक पीरियड में नगर थे, नगर धीरे धीरे महाजनपद में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे, तो मतलब जनपद में कन्वर्ट होगा, जनपद महाजनपद में कन्वर्ट होगा। तो जब नगरीकरण होता है तो नगरीकरण स्टार्ट बहुत तेज कहाँ होता है, तो वो कुरु और पांचाल में होता है। ठीक है, तो इसी के लिए कहा जाता है कि इनिशियल जो हब बने थे उत्तर वैदिक पार में, लेटर वैदिक पीरियड में आर्य संस्कृति का धूर जिसे समझा जाता था वो कुरु और पंचाल था। ठीक है, वो क्या था, वो कुरु और पंचाल था। गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में है, तो उसी वेद में है जो पहली बार, जो सबसे प्राचीन वेद है, गोत्र वर्ड का उल्लेख वही मिलता है। तो इसका आंसर आ गया ऋग्वेद। आंसर क्या हो गया, ऋग्वेद। 10 राजाओं का युद्ध, जिसको हम लोग दशराग्य युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 10 राज्य युद्ध। ठीक है, ये 2 कबीलाओं के बीच में लड़ाई था। ठीक है, एक तरफ 10 लोग थे, एक तरफ 1 लोग थे। ठीक, इसी के लिए एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया है कि इसमें कुल कितने राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था, कितने कबीलों ने पार्टिसिपेट किया था। भाई 10 + 1 टोटल 11। ठीक है, टोटल 11 ने पार्टिसिपेट किया था। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत पहले, तो ये चीज़ में रखना है। तो दशराग युद्ध हो गया, आप कभी पूर्वावलोकन पढ़ोगे वहाँ पे लिखा होगा शायद, दशराग युद्ध हो गया। अच्छा, कह रहा है कि दशराग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध है। ठीक है, कहाँ पे लड़ी गई है, तो रावी नदी। रावी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, परुश्री नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रावी नदी के तट पे ही आपका हड़प्पा स्थित है। ठीक है, परुश्री नदी के तट जानते हैं। इसमें जो राजा सुदास थे, ठीक है, भरतों के राजा जो सुदास थे, उनकी विजय हुई थी। दशराग युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो राजा सुदास की, राजा सुदास की। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातीत्मा, ठीक है, देवीत्मा या नदीत्मा, ठीक है, नदियों में उत्तम, ठीक है, यानी सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी कहा जाता है। यानी जिसकी आप समझ लो उस रिवर की सोचो कि कितनी प्रतिष्ठा रही होगी उस समय, तो वो है सरस्वती नदी। आंसर क्या है, सरस्वती नदी। सिंधु मुझे पता आप लोग मान देते हड़प्पा सोच के, ठीक है, लेकिन सरस्वती नदी आज ये विलुप्त नदी के तौर पे घोषित की गई है। इसकी हालांकि सैटेलाइट्स के थ्रू इसकी मैपिंग की जा रही है, कोशिश किया जा रहा है कि पुनर्जीवित किया जा सके। फिर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ठीक है। अब क्लास भी 5 मिनट खत्म कर देंगे। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के प्रवचन से संबंधित नहीं है, ठीक है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के प्रवचन से संबंधित नहीं है। यदु, तुर्वसु, पुरु और किकट। यहाँ पे देखना नाम लिखा है उन पंचजन का। ऋग्वैदिक आर्यों में जो पंचजन के जाते थे, उस पंचजन में कौन शामिल होते थे, तो यदु, द्रुयु, पुरु, अनु, तुर्वसु, ये पंचजन है। एक बार कभी पेपर में क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से, पंचजन कौन थे, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पंचजन थे या निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन बना के दे ही दिया एक बार। इसको हो सकता है कि ठीक है एक से ज़्यादा सही वाले में नहीं की जगह पे लिख दे, निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं ऐसे दे दे, तो याद होना चाहिए आपको। यदु, द्रुयु, पुरु, अनु, तुर्वसु, ये 1-2 बार इसको याद रखना। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। यहाँ पे वो गलती करा सकते हैं। आते हम लोग प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था, कृषि था, शिकार था, शिल्पक्रम था या व्यापार था। देखो आर्यों का जीवन शैली जो है ना वो थोड़ी ग्रामीण प्रकृति की थी, ठीक है। वो कैसी थी, वो ग्रामीण प्रकृति की थी। तो सिंपल सी बात है, इनका संबंध किससे होगा, कृषि से। संबंध किससे होगा, कृषि से होगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से यव शब्द, मतलब जो खाद्य सामग्रियां हैं उनमें यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए, किस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए यव वर्ड का यूज किया जाता है ऋग्वैदिक पीरियड में, किस, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, जौ, चना, चावल, गेहूं। तो ना इसका राइस सही है ना इसका वेट सही है, भाई जौ इसका राइट आंसर है। यौ वर्ड का जो यूज किया जाता था वो जौ के लिए किया जाता था। वेदों में 2 वर्ड्स आते हैं, आप देखोगे सभा और समिति, ठीक है। डेमोक्रेटिक हम लोग कह सकते हैं कि पद्धति के एग्जाम्पल्स है सभा और समिति। करा कि इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कही गई हैं, प्रजापति की, ठीक है, 2 पुत्रियां कही गई हैं, किसको, सभा एवं समिति को। तो ये कहा गया आपके अथर्ववेद में। अथर्ववेद के बारे में इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, कर्मकांडों से इनका संबंध है। अथर्ववेद के बाद का एक ब्राह्मण मैंने आपको बताया था, ब्राह्मण का नाम क्या था, गोपथ था। अथर्ववेद में क्या कहा गया है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है।
क्वेश्चन उल्टा कर सकता है। अथर्ववेद में निम्नलिखित में से किसे किसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, या और उलट देगा तो लिख देगा अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया है। तो समझे ना, ऐसे भी होता तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। किसको? सभा एवं समिति को। तो थोड़ा सा यहीं से क्वेश्चन चेंज कर सकता है। आगे क्या कह रहा है? आयुर्वेद, जिसको लोग जो आयुर्वेद का संबंध थोड़ा सा ऋग्वेद से, ठीक है, सॉरी, हाँ, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। नहीं, ठीक है, यहाँ पे ऋग्वेद ऑप्शन में भी था। ठीक है, आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में जीवन का विज्ञान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद का संबंध चूंकि तंत्र मंत्र कर्मकांड से है। ठीक है, यानी तंत्र मंत्र का संबंध किससे था भाई? कि रोगों का निदान कर देना, ये कर देना, वो कर देना। तो रोग निवारण समन्वय बहुत सारी चीज़ें मतलब इसमें थी। ठीक है, इसमें अंधविश्वासों का विवरण आप देखोगे चूंकि इसमें है, तो समझ गए। वो एक है कि भाई इस पद्धति से ये इलाज किया सकता है। वो आजकल तो मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे बाबा, एक को तो मैंने देखा वो चूचू वाली गनवा नहीं आती, उससे इलाज कर रहा था। मतलब जो पहले खिलौना लोग करते थे ऐसे ऐसे करती थी, उससे इलाज कर रहा है। तो मतलब बहुत सारे लोग, एक ही आजकल पंखा वाले बाबा आ गए हैं, पंखा पकड़ के इलाज करते हैं। देखते हैं बहुत सारे लोग आएंगे अभी बहुत तरीके से। ठीक, कोई नहीं, क्या ही मतलब उन लोग से। बस दिमाग में रखना कि ठीक है, अंधविश्वास का संबंध थोड़ा सा, दुनिया जब लोग परेशान रहते हैं ना तो इसी में ट्रस्ट करते हैं। हाँ, अथर्ववेद इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करते थे? मूर्ति पूजा में, देवी पूजा में, एकेश्वरवाद में। मैं बता देखो, ऋग्वेदिक ड्यूरेशन में अभी इतने ठीक है साइंटिफिक लोग थे, ऋग्वेदिक वाले तो खासतौर पे रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान ना बलि और कर्मकांड में दिखता था कि भाई कि हम बलि देंगे तो ये देवता खुश रहेंगे और हम पे ये वाली विपत्ति नहीं आएगी। कर्मकांड करेंगे तो जो ये वाली विपत्ति है ये हमारी खत्म हो जाएगी। तो बलि और कर्मकांड का संबंध था। तो बलि और कर्मकांड में बहुत ज़्यादा विश्वास थे। बलि और कर्मकांड का सबसे, इसी लिखेंगे बाद में, इसी चीज़ का सबसे बड़ा विरोध होगा और बौद्धिज्म और जैनिज्म के आने का सबसे बड़ा कारण बनता है यही बलि और कर्मकांड। क्योंकि भाई ये कौन करा पाएगा? जिसके पास ये होगा, रुपया होगा। और रुपया किसके पास होगा? कुछ ही लोगों के पास होगा। तो यानी कुछ ही लोग अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, सब लोग समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये आएंगे तो ये बताएंगे और भी तरीके हैं समस्या के समाधान के, बाद में ये भी इसी समाधान में लिप्त हो जाएंगे। ठीक, वो एक अलग की बात है। ये पतन का कारण हम लोग मेंस में लिखते हैं। खैर कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी। तो भाई ऋग्वैदिक में आपको ठीक है बहुत सारे देवताओं की आपको चर्चा मिलती है और मतलब बहुत सारे, अगर क्लासिफिकेशन करोगे तो यहाँ पे देखो लिखा कि एक मिलता है कि आकाश के देवताओं का अपना एक ग्रुप था। इसमें ये देवता है जिनको लोग आकाश के देवता कहते हैं। अंतरिक्ष के देवता, ठीक है, स्पेस के देवता, उनके कुछ ग्रुप्स थे कि भाई ये देवता अंतरिक्ष के देवता है। पृथ्वी के देवता, उनका एक अपना ग्रुप था कि भाई ये पृथ्वी के देवता है। तो भाई बहुत सारे देवता हैं, यानी बहुदेववाद का। हालांकि एकेश्वरवाद का भी समर्थक ऋग्वेद में है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है, ध्यान देना, एक सत विप्रा बहुधा वदन्ति। ठीक है, ये बताता है कि एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है ऋग्वेद में। लेकिन चूंकि देवताओं का क्लासिफिकेशन एक बहुत वर्ग डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में और बहुत सारे देवता उसमें इंक्लूड है, जो बताता है बहुदेववादी प्रकृति रहा होगा। ठीक है, बहुदेववादी प्रकृति रहा होगा। अच्छा, ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन रहेंगे? तो मैंने इनिशियली आपको बताया भी है कि भाई सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। यहाँ पे ऋग्वेद में 250 जो सूक्त हैं, कुल कितने सूक्त हैं आप मुझे बता सकते हो? मैंने बताया भी है। उसमें से 250 अकेले इंद्र को लेके हैं। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट अग्नि थे। 200 जो सूक्त है वो अग्नि को लेके हैं। 200 सूक्त किसको लेके हैं? अग्नि को लेके हैं। ठीक है, इसी के लिए सर्वाधिक प्रमाणित या प्रमुख या प्रचलित देवता ये थे। फिर अग्नि की बारी आती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे संबंधित है? तो भैया जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे कहीं इंद्र जी का नाम तो है नहीं, फिर अग्नि से हो जाएगा। वैदिक देवता इंद्र के विषय में कुछ स्टेटमेंट है। उनको भाई प्रमुख देवता थे, 250 सूक्त थे। तो जाहिर जाते वो बहुत सारे मतलब एरियाज को देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ों से संबंधित होंगे। ठीक है, 1-2 चीज़ों से नहीं संबंधित होंगे।
ठीक। तो जैसे यहाँ पे 4 टाइप्स लिखा गया है। यहाँ पे देखो नैतिक व्यवस्था का संरक्षक, ये सेपरेटली क्वेश्चन आ सकता है नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वाले पे, ठीक है। अब पापियों के दंड देने में झंझावत के देवता तो बिल्कुल होंगे। ये तो मतलब देखिए आज भी हम लोग मानते हैं झंझावत के देवता यही है, ठीक है। यार इंद्रदेव नाराज हो गए, इंद्रदेव खुश हो गया, वर्षा के देवता, दोनों संबंधित एक दूसरे से। तो भाई 1 और 4 दो ही सही है, 2 ही ऑप्शन हो सकता है। तो ये तो मतलब आप लोग भी कर देते 1 और 4। इसमें नैतिक व्यवस्था के जो संरक्षक हैं वो वरुण देव को माना जाता है, ठीक है। वो किसको माना जाता है? वो वरुण देव को माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में रखिएगा। आज की क्लास हमको लगता है मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ क्योंकि 1 घंटा 5 मिनट की क्लास हो गई है। वीडियोस दोस्त बहुत ही परिश्रम के बाद तैयार हो रहा है, प्लीज़ इसको ज़रूर देखना। कुछ भी बीच में बकवास नहीं चल रही है, जब क्लास चल रहा है तो एक फ्लो में चल रहा है। 150 दिन की ये प्लान है, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करो। बाकी हम लोग कहीं आपको निराश नहीं होने देंगे, हर जगह पे आपके साथ मौजूद हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।